ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। लास्ट टाइम पर नल मैट्रिक्स से जीरो मैट्रिक्स का डिफरेंशियल लिखना हो गया था आप लोग का। अगला लिखो रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में लिखो अ मैट्रिक्स हैविंग, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स हैविंग only one row will be called row matrix, will be called row matrix। एग्जाम्पल, इसको कॉपी कर 159, एग्जाम्पल 159, ठीक है। अच्छा, इसमें कॉमा नहीं दिया जाता है, बिना कॉमा के लिखे। नेक्स्ट लिखो कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें लिखो अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स having exactly one column, a matrix having exactly one column will be called column matrix। A matrix having exactly one column will be called column matrix। एग्जाम्पल कॉपी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें लिखो अ मैट्रिक्स इन विच, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू, यहां बोर्ड से देख लो, ऐसे सिंबल बना लेना आप, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम is called rectangular matrix, is called rectangular matrix, is called rectangular matrix। एग्जाम्पल कॉपी कर लो। जब 2 मिनट एक बार देखो मेरी तरफ, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट होगा ना, उसको आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि दो टाइप का मैट्रिक्स आप फेस कर सकते हैं। एक कोई मैट्रिक्स ऐसा होगा कि हॉरिजॉन्टली वो ज्यादा लंबा दिखेगा, ठीक है, वर्टिकली उतना लंबा नहीं होगा। और कोई मैट्रिक्स आपको ऐसा दिखेगा जो वर्टिकली तो बहुत लंबा होगा, हॉरिजॉन्टली लेकिन थोड़ा छोटा होगा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है। इसका और प्रिसाइज नेम है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली ज्यादा लंबा है। और इसका और प्रिसाइज नेम है वर्टिकल मैट्रिक्स, क्योंकि ये वर्टिकली ज्यादा लंबा है। यहां तक बात समझ में आ रहा है। एक मैं आपको चांस देता हूं कि अपने कॉमन सेंस को यूज करके बताओ कि ये क्राइटेरिया कब आएगा, जब नंबर ऑफ कॉलम्स का वैल्यू ज्यादा होगा या नंबर ऑफ रोज का वैल्यू ज्यादा होगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कॉलम मस्ट बी ग्रेटर देन रो। जब जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम ये फेस करेंगे, देन वी विल से कि इट इज रेक्टेंगुलर एंड स्पेसिफिकली इट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और ये कब होगा बताओ, जब रोज ज्यादा होगा। तो जब कभी भी हमको रो का क्वांटिटी कॉलम की क्वांटिटी से ज्यादा मिलेगा, तो वी विल से कि दिस इज वर्टिकल मैट्रिक्स। नो डाउट इट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आल्सो, बट प्रिसाइजली इट इज वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। लिखो अगला डेफिनेशन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसको कॉपी कर लो एज इट इज। अब ब्रैकेट में ना एक चीज लिखते हैं, n ग्रेटर देन m को आप लिखना कॉलम ग्रेटर देन रो। अगला डेफिनेशन लिखो वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें आप लिख लेना कि रो ग्रेटर देन कॉलम। नेक्स्ट लिखो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। बचपन को याद करो, स्क्वायर का मतलब क्या होता था, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ। और लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ मैट्रिक्स में कब रियलाइज कर पाएंगे, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएगा, इक्वल। तो लिखो स्क्वायर मैट्रिक्स के डेफिनेशन में अ मैट्रिक्स is called square matrix if number of rows is equals to number of columns। A matrix is called square matrix if
नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एक एग्जाम्पल चाहो तो देख लो, एक नहीं दो लिख लो, 1 2 5 7, और 3 by 3 का भी एक लिख लो, 1 2 7 6 3 9 7 8 5। इस टाइप का कुछ भी होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड देयर आर सम टर्म्स जो आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, एक सपोज करूं कि मैं 3 by 3 का जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स अगर बनाना चाहूं तो कैन यू हेल्प मी आउट इन राइटिंग द एलिमेंट्स कि क्या होगा। A11 सब लोग ट्राई करना, और A12 और बताओ, A13 और बताओ, A21 A22 A23 और बताओ, A31 A32 A3। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना वो मोटा मोटा ऐसे ही दिखेगा, मतलब 2 by 2 का भी बनाते आप तो इन चारों में सिमट जाता, और अगर मान लो कि 4 by 4 का बनाते तो एक लाइन इधर भी ऐड हो जाता और एक लाइन इधर भी ऐड हो जाता, लेकिन स्ट्रक्चर तो यही वाला रहता। अब इसके अंदर में क्या है कि कुछ टर्म्स हैं जो हमको एक एक करके अच्छे से समझ। सबसे पहला टर्म है डायगोनल एलिमेंट्स। आप इनको बहुत ध्यान से देखो, कुछ ऐसे पेक्यूलियर एलिमेंट्स हैं जिनमें ये विल सी कि उनके रो का वैल्यू और उनके कॉलम का वैल्यू सेम। बताओ कौन सा A11 A22 A33। तो जो जो एलिमेंट में आपको I का और J का वैल्यू सेम से मिलेगा उनको बोला जाएगा क्या, डायगोनल एलिमेंट। और डायगोनल एलिमेंट से जो एक स्ट्रेट लाइन जैसा पास होगा, ठीक है ना, इस टाइप से, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट्स किनको बोला जाएगा, ये एक डायगोनल एलिमेंट, ये दूसरा डायगोनल एलिमेंट, और ये हो गया आपका तीसरा डायगोनल एलिमेंट। और इनसे जो एक सिंगल लाइन इस तरीके से पास करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल। रिपीट करना, क्या बोलेंगे बताओ, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल पे लाई करने वाले एलिमेंट्स को क्या बोलोगे, डायगोनल एलिमेंट्स। फिर इनको छोड़ के मैट्रिक्स के अंदर में और बाकी बचा हुआ जितना एलिमेंट होगा उसको बोला जाएगा नॉन डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलेंगे बताओ, नॉन डायगोनल एलिमेंट। क्लियर है यहां तक? तो नॉन डायगोनल एलिमेंट के अंदर में देखो कौन कौन आएगा, ये पूरा कलेक्शन आएगा और ये पूरा कलेक्शन आएगा। ठीक है, इसको अगर मैं चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला, नहीं अभी नहीं, अभी मैं इसको बोलूंगा नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये वाला भी एज वेल एज ये वाला। ठीक है, फिर थोड़ा और प्रिसाइजली अगर बोलना चाहूं तो प्रिंसिपल डायगोनल की ये ऊपर के पार्ट में लाई कर रहा है, तो इसको अपन चाहें, सिर्फ इस वाले पर्टिकुलर को अपन चाहें तो बोल सकते हैं अपर। और अब देखोगे कि ट्राइंगल जैसा बन रहा है, राइट, इसको बोला जाएगा अपर ट्राइंगल। और इसको यदि देखोगे तो ये नीचे लाई कर रहा है, ट्राइंगल तो इसमें भी बन रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हो बताओ, लोअर ट्राइंगल। ठीक है, डायगोनल पे लाई करने वाले एलिमेंट्स के लिए अगर मैं इसको ए आई जे से रिप्रेजेंट करूं तो इनके आई और जे में क्या प्रॉपर्टी होगा, आई इज इक्वल्स टू जी फॉर प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगा कि ए आई जे एंड आई इज नॉट इक्वल टू जी, कभी आई बड़ा कभी जे बड़ा। लेकिन प्रिसाइजली अगर अपर ट्राइंगल का बात करोगे तो व्हाट कैन यू से, ए आई जे विथ व्हाट, आई लेस देन जे या जे ग्रेटर देन आई। आप देखो कि अपर ट्राइंगल के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में यू विल फाइंड कि जे का वैल्यू बड़ा है आई से। ठीक है, और लोअर ट्राइंगल में इसी तरीके से क्या बोल सकते हो बताओ, ए आई जे साथ में क्या होगा, आई इज ग्रेटर देन जे। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, रिपीट करूं क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ये पूरा डिजाइन अपने कॉपी में बना, ये सारा टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट। इन बातों को नोट में भी लिखवा देता हूं मैं, नीचे लिखो नोट, नोट। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, फॉर डायगोनल एलिमेंट, फॉर डायगोनल एलिमेंट, फर्स्ट पॉइंट फॉर डायगोनल एलिमेंट ए आई जे, कॉमा देके लिखना आई इज इक्वल्स टू जे हो। फिर सेकंड नंबर पे लिखना फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट ए आई जे, मतलब ए आई जे अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट है तो कंडीशन होगा कि आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, फर्स्ट मैंने बोला कि डायगोनल एलिमेंट के लिए आई इक्वल्स टू जे, नॉन डायगोनल के लिए आई नॉट इक्वल टू जे। फिर लिखो फॉर अपर ट्राइंगल एलिमेंट्स, फॉर अपर ट्राइंगल एलिमेंट्स ए आई जे, ए आई जे क्या होना चाहिए अपर ट्राइंगल के लिए, जे ग्रेटर देन आई।
जे ग्रेटर देन आई। और लास्ट पॉइंट लिखूं, फॉर लोअर ट्राइंगल एलिमेंट्स, फॉर लोअर ट्राइंगल एलिमेंट्स लिखो आई ग्रेटर देन जे। फॉर लोअर ट्राइंगल एलिमेंट्स आई ग्रेटर देन जे। ठीक है, एक बार मेरे को फिर से बताओ, स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलोगे, किसको बोलोगे? जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, इक्वल। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही बहुत सारा अलग अलग टाइप का एलिमेंट्स, जो सबसे पहला क्या है, डायगोनल एलिमेंट। किसको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स? जिसका आई और जे सेम हो, और उस डायगोनल एलिमेंट से जो एक सिंगल लाइन पास कर रहा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल। फिर जिन एलिमेंट्स के लिए आई और जे इक्वल नहीं होगा उसको क्या बोलोगे, कलेक्टिवली नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। ऊपर भी थोड़ा बहुत होगा और नीचे भी थोड़ा बहुत होगा। फिर अगर स्पेसिफिकली ऊपर वाले को मेंशन करना है तो क्या बोलोगे, अपर ट्राइंगल। अपर ट्राइंगल का कंडीशन क्या होगा, जे इज ग्रेटर देन आई। और फिर नीचे वाले को क्या बोलोगे, लोअर ट्राइंगल, उसका कंडीशन क्या होगा, आई इज ग्रेटर देन जे। क्लियर मेरे ख्याल? ओके, नेक्स्ट आप आ जाओ, लिखो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका फर्स्ट लिखो डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। एक बार 2 मिनट के लिए मेरी तरफ देख लो, हाँ मैं समझा देता हूं, फिर अपन एक एक करके लिख लें। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि सबसे पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा आपके पास में, जिसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी जितना पोजीशन है ऊपर के ट्राइंगल का चाहे नीचे ट्राइंगल का, या एक वर्ड में बोलो तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जितना भी है, 100% गारंटी के साथ में उन सबको होना पड़ेगा जीरो। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी जितना एलिमेंट है, ऊपर का भी सारा और नीचे का भी सारा, उसको क्या होना पड़ेगा, जीरो। अलोंग डायगोनल जितना एलिमेंट है वो जीरो भी हो सकता है, वो नॉन जीरो भी हो सकता है, उसका कोई कंडीशन नहीं। लेकिन ऊपर का सारा एलिमेंट और नीचे का सारा एलिमेंट ये अगर 100% गारंटी के साथ में क्या बन जाए, जीरो, देन वी कैन से कि वो वाला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर मेरे ख्याल में? करो कॉपी करो। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose all non-diagonal elements, whose all non-diagonal elements, whose all non-diagonal elements are zero, is called diagonal matrix, is called diagonal matrix, full stop. The diagonal elements, the diagonal elements may or may not be zero. डायगोनल पे जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी जीरो। ठीक है, एग्जाम्पल कॉपी कर लो, ये वाला फॉर्मेट भी कॉपी करना और ये वाला फॉर्मेट भी कॉपी करना। मैं थोड़ा समझा दूंगा इसका मतलब क्या है। देखो जनरली हम कभी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखते समय कॉमा का यूज नहीं करेंगे, इट इज नॉट अलाउड। ठीक है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा स्पेशल है। इफ आई राइट कि ए इज इक्वल्स टू, मैं पहले मेंशन कर दूं कि डायगोनल, DIAG, और ब्रैकेट में मान लो कि 2,7,9 में लिख रहा हूं, तो जैसे ही इसको मैं ये डायगोनल बोल रहा हूं ना, दैट मीन्स कि मैं एक डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, पहला बात। दूसरा बात है कि डायगोनल मैट्रिक्स में 100% गारंटी के साथ में हम जानते हैं कि डायगोनल को छोड़ के बाकी जितना लोग उसको क्या होना है, जीरो होना है। ठीक है, तो इसको इमीडिएटली हम क्या इमेजिन कर सकते हैं बताओ, 2,0,0,7,0,0,9 आया समझ? तो सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स के केस में ऐसा होगा कि एक और आपके पास में रिप्रेजेंटेशन अवेलेबल है, और इस रिप्रेजेंटेशन में यू आर सपोज टू पुट कॉमास। बाकी इसके अलावा मैट्रिक्स लिखते समय कभी भी कहीं पर भी कॉमा यूज करने की जरूरत आपको नहीं। क्लियर मेरे ख्याल में? नेक्स्ट लिखो स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसमें लिखूं, या पहले सुन लो। हाँ, नहीं नहीं, स्क्वायर के अंदर, सब स्क्वायर के ही अंदर आ रहा है। ठीक है, समझा देता हूं एक बार। डायगोनल में क्या कंडीशन था कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल को छोड़ के जितना पोजीशन है ऊपर के ट्राइंगल का और नीचे के ट्राइंगल का, वो 100% क्या होना चाहिए, जीरो। और अलोंग द डायगोनल जो है वो आप जो मर्जी भर दो, जीरो भरना है जीरो भर दो, सेम नंबर भरना है सेम नंबर भर दो, डिफरेंट नंबर भरना है डिफरेंट नंबर भर दो। स्केलर बोलता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, फिर सारा नॉन डायगोनल इसमें भी जीरो होना चाहिए,
अलोंग द डायगोनल जो भरना है भरो, लेकिन ऑल शुड बी सेम। लाइक अगर एक जगह फर्स्ट वाले में 2 डाल दिया ना यहाँ पे, तो इधर भी 2 इधर भी 2। अगर यहाँ पे 7 डाल दिया तो इधर भी 7 इधर भी 7। अगर यहाँ 9 डाल दिया तो इधर भी 9 और इधर भी 9। उस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। तो मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड क्या होना चाहिए कि सारा नॉन डायगोनल, मतलब डायगोनल को छोड़ के जितना आदमी है सब क्या होना चाहिए? 0। थर्ड ये है कि अलोंग द डायगोनल जितना भी एलिमेंट्स है, दे ऑल मस्ट बी इक्वल, दे ऑल मस्ट बी सेम। ठीक है, और वो सेम नंबर, इट कैन बी एनीथिंग, डजंट मैटर, लेकिन इट हैज टू बी सेम ऑल अलोंग। उस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। करो, कॉपी करो। हाँ, इसमें भी वो हॉरिजॉन्टल वाला प्रेजेंटेशन में लिख लेंगे हम लोग। और कैपिटल ए इज इक्वल्स टू DIAG 3, 3, बोलो। नेक्स्ट लिखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। एक बार मेरे को पहले आप डायगोनल मैट्रिक्स रिकॉल कराओ, क्या था? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अलोंग द डायगोनल को छोड़ के जितना भी नॉन डायगोनल पोजीशन उसमें क्या होना चाहिए? 0। अलोंग द डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स के टाइम पर देयर वाज नो स्पेशल कंडीशन, यू कैन फिल इन एनीथिंग दैट यू लाइक, जो मर्जी डाल दो। फिर जब आप स्केलर पे गए तो वो बोल रहा था कि यार ऐसा देखो कि जो डालोगे हर जगह सेम सेम डालो। डालने पे कोई पाबंदी नहीं है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं डाल सकते हो, पॉजिटिव नहीं डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, बट वट एवर यू पुट इन द फर्स्ट पोजीशन, सेम नंबर शुड बी कंटिन्यूड इन ऑल द 3 पोजीशंस। दिस वाज क्राइटेरिया ऑफ स्केलर। व्हेन वी कम टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसमें क्या होता है कि वापस से स्क्वायर मैट्रिक्स, ये पहला बात। दूसरा बात है कि डायगोनल छोड़ के जितना पोजीशन है नॉन डायगोनल का, वो सारा का सारा क्या होना चाहिए? 0। और अलोंग द डायगोनल यू हैव ओनली वन ऑप्शन टू फिल, दैट इज 1। आपको डायगोनल के अलोंग हर पोजीशन पे क्या फिल करना होगा? 1। इस टाइप का कोई भी मैट्रिक्स अगर आप तैयार करते हैं तो उसको बोला जाएगा यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स देखना चाहूंगा मैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। मान लो कि 2 by 2 का अगर मैं बनाना चाहूं तो कैन यू टेल मी के अंदर का मसाला कैसा दिखाई पड़ना चाहिए? 1 0 0, शानदार। अगर 3 by 3 का देखना चाहूं तो एक सेकेंड, हाँ, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 चलेगा यहाँ तक। अभी सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या है कि देयर इज स्पेशल सिंबल एज वेल, कि हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को वी आर सपोज टू रिप्रेजेंट बाय आई। फर्स्ट थिंग, उधर भी आई इधर भी आई। फिर इसमें भी क्या है कि इसका ऑर्डर कितना है? 2। तो इसके लिए सिंबल हो जाएगा I2। इसके लिए सिंबल क्या हो जाएगा? I3। कहीं पर अगर I4 लिखा हुआ है तो अकॉर्डिंगली यू आर सपोज टू एक्सटेंड द रोज एंड कॉलम्स, लेकिन अंदर का मसाले का फॉर्मेट यही वाला हो। चलेगा? देखो, कॉपी कर लो यहां से। नेक्स्ट लिखो अपर, पर नहीं, चलो पहले लोअर लिखें। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, डेफिनेशन लिखा दूंगा लेकिन इसको याद रखने का पहले ट्रिक समझा देता हूं। ठीक है, जब आप स्क्वायर मैट्रिक्स प्रिपेयर करते हैं फिर उसमें आप जब डायगोनल बना देते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, तो कितना ट्रायंगल निकल के आता है ये करने के बाद? एक ऊपर का और एक नीचे का। जो नाम है ना, वो आपको होप देता है कि नाम वाले एरिया में कुछ नॉन जीरो एलिमेंट्स हो सकता है, और बाकी सारा जो ट्रायंगुलर रीजन है उसमें एलिमेंट 0 होना चाहिए। डायगोनल का कुछ नहीं बोला, डायगोनल पे कुछ भी आ सकता है। जो नाम है उस वाले ट्रायंगल में होप है कि देयर मे बी सम और नन नॉन जीरो एलिमेंट्स, लेकिन जिसका नाम नहीं मेंशन किया है उस वाले ट्रायंगल का सारा एलिमेंट 0 हो जाना चाहिए। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किस टाइप के मैट्रिक्स को बोलोगे आप? जिसमें अपर ट्रायंगल के पोजीशन का सारा एलिमेंट क्या हो जाए? ऑटोमेटिकली 0। आया बात समझ? अच्छा, अपर ट्रायंगल का आपको आई और जे का कंडीशन याद है? जे ग्रेटर देन आई। तो इसको लिखने का तरीका ये होगा, देखो कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेनेवर जे बिकम्स ग्रेटर देन आई। ठीक है, ये इस तरीके से लैंग्वेज में हम लिखेंगे। सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड व्हाट? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखने में ये ऐसा होगा कि नाम अगर लोअर ट्रायंगल है तो देयर इज अ होप कि नीचे वाले ट्रायंगल में यू माइट गेट सम नॉन जीरो एलिमेंट्स। वहां पर भी 0 एलिमेंट्स हो सकता है, नो डाउट, लेकिन अगर नाम लोअर है तो बस वहीं पे नॉन जीरो आ सकता है, बाकी उसके ऑपोजिट वाले ट्रायंगल में पक्का क्या आना पड़ेगा? 0। एंड सिमिलरली देयर इज अनदर डेफिनेशन जिसका नाम क्या है बताओ? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जिसका नाम क्या है? अपर ट्रायंगुलर। इसमें अपर ट्रायंगल के रीजन में चांसेस है कि एक दो हमको नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाए,
लेकिन लोअर ट्राइंगल में पक्का क्या होना पड़ेगा, 0। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि ए आई जे का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, जब जब क्या हो, आई ग्रेटर देन जे। क्लियर, लिखो, इसको कॉपी कर लो एज इट इज। नेक्स्ट, इसको भी कॉपी कर लो। नेक्स्ट देखो, एक आधा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राई करते हैं। गिव एग्जांपल ऑफ अ मैट्रिक्स विच इज बोथ रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। बोलो क्या होगा आंसर। रो मैट्रिक्स होना है तो नंबर ऑफ रोज का वैल्यू 1 होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स भी होना है तो नंबर ऑफ कॉलम का वैल्यू भी 1 होना चाहिए। और इस टाइप का कोई अगर डिजाइन मेरे को बनाने का मन है तो वी कैन ट्राई दिस, एक रो और एक कॉलम कर दो ऐसा, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के मैट्रिक्स का इनपुट पर नाम था। जैसे सेट में आपको याद होगा कि अगर एक एलिमेंट वाला कोई सेट आप बनाते हो तो उसको क्या बोलते थे हम, सिंगलटन सेट। तो उसी तरीके से एक एलिमेंट वाला मैट्रिक्स अगर है तो उसको क्या बोला जाएगा, सिंगलटन मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। लिख लो इसको। चलो आगे देखो, नेक्स्ट देखो, आर ऑल नल मैट्रिसेस अ स्केलर मैट्रिक्स। देखो, नल मैट्रिक्स का डेफिनेशन अगर हम याद करें तो डेफिनेशन क्या था कि भाई सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। अब अगर इस टाइप का मैट्रिक्स आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सही बात है कि नल भी है और स्केलर भी होगी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल छोड़ के बाकी सारा पोजीशन 0 है, अलोंग द डायगोनल ठीक है ना, हर जगह 0 ही तो चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑर्डर तो नल मैट्रिक्स का ये भी हो सकता है ना। अब इस केस में क्या है कि ये नल मैट्रिक्स तो अभी भी है क्योंकि सारे एलिमेंट 0 है, बट स्क्वायर तो है ही नहीं, तो स्केलर बनने का कोई स्कोप नहीं है इसके पास, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है, लेकिन हमेशा बनेगा ऐसा जरूरी नहीं। लिखो, नो, नो, all null matrices are not scalar. No, all null matrices are not scalar. Example, एग्जाम्पल, ये नीचे वाला कॉपी कर लो, 0 0 0 3 बार फर्स्ट रो में और 3 बार सेकेंड रो, चलेगा। इसमें ये एग्जाम्पल वैसे फिट नहीं बैठना, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, हमारा एग्जाम्पल ये वाला। नेक्स्ट देखो, गिव एग्जांपल्स ऑफ अ मैट्रिक्स व्हिच इज बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगल होने का मतलब उम्मीद और होप जो है वो अपर ट्रायंगल में है, लोअर ट्रायंगल का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। और लोअर ट्रायंगल होने का मतलब उम्मीद और होप कहाँ है, लोअर ट्रायंगल में है, अपर ट्रायंगल का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। और अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दोनों होने के लिए अपर का भी सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए और लोअर का भी सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो कोई भी स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल दे दो या डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल दे दो कि अपर ट्रायंगल का भी सारा एलिमेंट 0 कर दो और लोअर का भी सारा 0 कर दो, तो 1 0 0 0 2 0 और 0 0 3। इस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा उसको आप लोअर ट्रायंगुलर भी बोल सकते हैं और अपर ट्रायंगुलर भी बोल सकते हैं, चलेगा। नेक्स्ट देखो, हेडिंग लिखो एक, इक्वालिटी ऑफ, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। 2 मिनट मेरी तरफ देखो। किसी भी रैंडम दो मैट्रिक्स को इक्वल बोलने के लिए आपको दो चीज चेक करना चाहिए। पहला चेक करना चाहिए कि उनके रो कॉलम का वैल्यू सेम है कि नहीं, मतलब जितना रो पहले वाले मैट्रिक्स में उतना ही रो दूसरे वाले मैट्रिक्स में, जितना कॉलम पहले वाले मैट्रिक्स में उतना ही कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स। तो ये हो गया आपके कि ऑर्डर मस्ट बी सेम। क्या बोल रहा हूं बताओ, ऑर्डर मस्ट बी सेम। लेकिन सिर्फ ऑर्डर सेम होने से यू कैनॉट क्लेम के मैट्रिसेस आर इक्वल। ऑर्डर सेम होने के साथ साथ एक चीज आपको ये भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि इसके A11 पोजीशन पे और उसके A11 पोजीशन पे जो एलिमेंट जो नंबर है लिखा हुआ, दे ऑल्सो हैव टू बी इक्वल। फिर इसके 1 2 पोजीशन पे उसके 1 2 पोजीशन पे वट एवर एलिमेंट्स आर देयर दे ऑल्सो विल हैव टू बी इक्वल। मतलब फर्स्ट मैट्रिसेस के मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर जिस जिस पोजीशन पे जो जो नंबर है, सेकेंड मैट्रिक्स के उस करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे वही वही नंबर होना चाहिए, तब जाके आप कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल। क्लियर मेरे ख्याल में, लिखो इसको। Two matrices A and B, two matrices A and B are said to be equal, are said to be equal. Two matrices A and B are said to be equal if number one, they have same order, they have same order,
Number one, they have same order. Number two, the corresponding elements, the corresponding elements are equal. The corresponding elements are equal. Are equal. तो यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन लिखा हुआ है, लेकिन इतना हमको नहीं भी याद रहने से चलेगा। जैसे ये ए आई जे, इट इज रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम फ्रॉम मैट्रिक्स ए, एंड बी आई जे इज रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी, और इन दोनों को आपस में क्या होना पड़ेगा? इक्वल। अच्छा, ये वाला सिंबल का मेरे को नहीं पता कि पहले आपको मिला कि नहीं मिला, इसका मीनिंग जानते हो? देयरफॉर उसी तरीके से ऐसे वी लिख के ऐसे पेट काट दोगे ना, तो दिस इज सिंबल ऑफ फॉर ऑल। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ोगे बताओ? ए आई जे इज इक्वल्स टू बी आई जे, दैट मीन्स जनरल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू जनरल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी फॉर ऑल आई एंड जी। ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में। एक दो क्वेश्चन है इस पे भी बेस्ड, इसको देखो, बहुत ही बकवास है एकदम, देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा आंसर क्या होना चाहिए। ये कह रहा है कि फाइंड एक्स वाई एंड जेड इफ ए का वैल्यू इतना, बी का वैल्यू इतना, एंड दे आर क्लेमिंग कि ए हैज टू बी इक्वल विथ बी। तो अगर ए को और बी को इक्वल होना चाहिए तो वही कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या होना पड़ेगा? इक्वल। ये इससे इक्वल होगा, ये इससे इक्वल हो जाएगा। बताओ आंसर क्या होना चाहिए आपका? x इज इक्वल्स टू 4, c इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 9 प्लस वाई, एंड यस सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू -6। ठीक है, और लास्ट z इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, लिखोगे छोड़ दो? ठीक है, इसको देखो क्या होगा। एक्स वाई जेड ढूंढना है और इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बोला हुआ, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6, 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, और ये एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा? 8। तो मैं इन दोनों को साथ में लिखता हूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, साथ में लेट्स से एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8, एंड 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू मान लो 5। इसमें तो 5 5 गया, जेड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 0। इस वाले में क्या होगा कि एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में रिप्लेस कर दो, क्या होगा बोलो? y इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स, इसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा? x इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8, खोल देने पे 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, फिर सबको उधर शिफ्ट कर दो तो 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8, स्वैप कर लो तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म करोगे यहाँ से, मिडिल टर्म करने के लिए आई थिंक x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 4 और 2, y इज इक्वल्स टू यहाँ से 6 माइनस 4 दैट इज 2, और या फिर 6 माइनस 2 दैट इज 4। ठीक है, तो ओवरऑल जो नंबर है आपका, ये एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 2, चलेगा मेरे ख्याल में। अच्छा, इसको अगर मान लो कि ये एमसीक्यू में आता तो उस टाइम पर मैं बोलूंगा कि इतना नहीं करने से भी होता। आप अगर अपने दिमाग को थोड़ा सा पुश करेंगे और सोचेंगे कि ये कंडीशन और ये कंडीशन एक साथ कैसे हो सकता है, तो ऐसे भी आपको दिख जाएगा कि 4 और 2 ही वो नंबर्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे। जोड़ने पे 6 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए? 8। ठीक है, 1 या 2 मार्क के लिए मान लो कि अगर सब्जेक्टिव फॉर्मेट में आए तो फिर पूरा करके दिखाओ, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है तो थोड़ा वही देख के सोचने का ट्राई करो, आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शन जो है वो स्ट्राइक कर जाएगा, अच्छा यही वाला ऑप्शन। ठीक है, लिख लो इसको। नेक्स्ट देखो, लिखो आप लोग हेडिंग एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अभी बोलोगे तो लिखा दूंगा, लेकिन एक बार पहले समझ लो, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एल्जेब्रा, अगर कोई आइडिया हो। एल्जेब्रा ऑफ एनीथिंग का हमेशा मतलब वही होता है, हाँ, ऑपरेशन। बेसिकली प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, इनटू कैसे करना है, और डिवाइड कैसे कर, इसी चीज को जो है वो एल्जेब्रा बोलते हैं। तो व्हेन आई से एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, बेसिकली वी विल ट्राई टू लर्न कि किसी भी रैंडम दो मैट्रिक्स को हाउ कैन यू ऐड देम, हाउ कैन यू सब्ट्रैक्ट देम, हाउ कैन यू मल्टीप्लाई देम, एंड हाउ कैन यू डिवाइड देम। तो डिवाइड का तो देखो ऐसा है कि मैं पहले ही इसको काट देती हूँ कि मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स कुछ होता ही नहीं। ठीक है, मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर आप एकदम फंडामेंटल डेफिनेशन याद करो तो मैट्रिक्स अपने आप में कोई नंबर था कि अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट डिवाइडेड बाय अरेंजमेंट का तो कोई मतलब होगा ही नहीं। ठीक है,
तो डिवीजन जो है वो मैट्रिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैट्रिक्स में क्या एग्जिस्ट करता है? एडिशन एग्जिस्ट करता है, सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है और मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है। इसको अपन देखेंगे अगले क्लास। आज हमारा बस छोटा सा टारगेट है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक बार देख ले, ठीक है। जब कभी भी आप किसी दो नंबर को ऐड करना चाहते हो, नॉर्मल नंबर्स को, ठीक है ना, तो आप इतना सोचते उचते नहीं हो कि ये ऐड होगा, ये ऐड नहीं होगा। वो सब कंडीशंस के बारे में आपको थोड़ा सा भी ध्यान लगाने का या मेहनत करने का जरूरत नहीं होती। ताकि भाई से कि 5+7 बताओ क्या हो, फट से आंसर 2, ठीक है। मैं अगर बोलूं कि 12+18 कितना हो, फट से आंसर 30। 3+2 कितना होगा, 5। आप कुछ सोच थोड़े रहे थे कि ऐड कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते, लेकिन मैट्रिसेस में वैसा नहीं, ठीक है। तो मैट्रिसेस में क्या है, देखो कि सिंस मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, ठीक है, तो दो अरेंजमेंट को एक दूसरे से ऐड कर पाने के लिए क्या है कि उनका डायमेंशंस मैच होना हो। आया बात समझ? ये दो मैट्रिसेस को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी क्या होना होगा, उनका डायमेंशंस मैच होना होगा। अगर डायमेंशंस मैच नहीं हुआ तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इट इज वेरी सिमिलर टू लाइक कि आप तीन अलग अलग कंपनी का, तीन अलग अलग मॉडल का मोबाइल मंगा लीजिए, तीनों मोबाइल का बैक कवर मंगा लीजिए, ठीक है, लेकिन जो बैक कवर जिस मोबाइल का है वो उसी में जाके अटैच होगा। आप एक का बैक कवर दूसरे में अटैच नहीं कर पाएंगे। किसी में कैमरा का पोजीशनिंग ऊपर नीचे हो सकता है, किसी में स्क्रीन साइज ऊपर नीचे हो सकता है। आ रहा बात समझ में? लेकिन अगर वैसे स्क्रीन साइज ऊपर नीचे, कैमरा का पोजीशनिंग ऊपर नीचे हो गया तो वो बैक कवर उस वाले मोबाइल में फिट नहीं होगा। उसी तरीके से क्या है कि दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए द फर्स्ट थिंग इज कि उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ रोज इन द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, इट हैज टू बी सेम। नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द सेकंड मैट्रिक्स आल्सो हैज टू बी सेम। अगर ऐसा है देन यू कैन ट्राई टू ऐड देम और यू कैन ट्राई टू सब्ट्रैक्ट। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तरीका भी बड़ा सिंपल है कि करिस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे जो एलिमेंट बैठा हो, जैसे इसके फर्स्ट मैट्रिक्स के 1 1 पोजीशन पे जो आदमी है और सेकंड मैट्रिक्स के 1 1 पोजीशन पे जो आदमी है, अगर ऐड करना है तो ये दोनों ऐड हो, और अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो यही दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। एक ऐसे एग्जांपल लिखता हूं मैं, आप बताना कि पहले ऐड होगा कि नहीं, ठीक है। लेट्स से 2 3 4 6 9 8, एक इसको ले लो, एक ले लो आप मान लो कि 1 2 3 4, और एक आप ले लो 5 6 7 8, ठीक है। पहले मेरे को बताओ कि इन दोनों को ऐड कर पाएंगे? क्यों? ऑर्डर ही सेम नहीं है, इसका रो कॉलम 2/2, इसका रो कॉलम 2/3, तो इसीलिए इनके बीच में कोई भी टाइप का ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्या इनके बीच में ऑपरेशन हो सकता है? नहीं। अगेन ये 2/3 और ये वाला क्या हो गया 2/2, इसलिए इनका भी कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ग्रीन ग्रीन वाले को ऐड करना चाहूं तो कर सकता हूं शायद, ठीक है। और एडिशन का तरीका क्या होगा वो सोचो आप। तो अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 5+1 कितना आ जाएगा बताओ? 6+2 8, मतलब करेस्पॉन्डिंग पोजीशन को ऐड करना। 7+3 कितना 10, और सिमिलरली 8+4 कितना 2। देखो आया समझ के नहीं आया? क्लियर मेरे ख्याल में? अब इससे रिलेटेड बहुत बड़ा सा कहानी है, देखो पढ़ो इसको एक। और लगे कि लिखना चाहिए तो लिखेंगे, नहीं तो एक दो क्वेश्चन करेंगे, बात करें, ठीक है। देखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल इफ द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर सेम। ये नहीं हुआ तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर ही नहीं पाओगे। ऑल्सो द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज डन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन। ये चीजें मैंने समझा दिया आपको। और यहाँ पर भी 3 एग्जाम्पल लिया हुआ है। ए और बी को आप ऐड भी कर सकते हो, ए और बी को आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, दोनों का कुछ ना कुछ आंसर आएगा। लेकिन सी के साथ में ए का या सी के साथ में बी का ना तो एडिशन पॉसिबल और ना ही सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं। आया बात समझ? इतना लंबा नहीं, छोटा सा एक दो बात लिखा देता हूं, लिखूं। टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस, ये पहले एक चीज लिखो, रुको रुको। पहला हेडिंग क्या था आपका? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। इसके नीचे एक सब हेडिंग लगाओ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें लिखूं टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस कैन बी, कैन बी एडेड, कैन बी एडेड और subtracted, can be added or subtracted if and only if and only if they have same order, if and only if they have same order। ये समझ में आया? ओके, पैरा चेंज करके एक लाइन और लिख,
द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन is done between is done between the elements of corresponding position is done between the elements of corresponding position. ठीक है, अच्छा एक छोटा सा चीज है वो भी थोड़ा पढ़ा ही लेता हूँ, फिर आज की क्लास को रैप अप करेंगे. अच्छा, मल्टीप्लीकेशन जब हम नंबर्स का इमेजिन करते हैं, एक ही तरीका है मल्टीप्लाई करने का. लाइक 3 into 4 पूछो तो क्या जवाब दो? 12. और तो कुछ नहीं आएगा आपके दिमाग में. 6 into 5, 2 into 17, 34. सिंगल आंसर, कोई इशू नहीं. मैट्राइसेस का लेकिन ऐसा है कि इनको मल्टीप्लाई करने का दो आइडिया है. कितना आइडिया बताओ? दो. एक आइडिया का नाम है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस. सुनना ध्यान से, क्या नाम है बताओ? स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस. और आगे चल के हम देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब है नंबर इनटू मैट्रिक्स. मतलब आप किसी एक मैट्रिक्स को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इस चीज को क्या बोला जाएगा? स्केलर मल्टीप्लीकेशन. और अगर आप मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. दोनों मल्टीप्लीकेशन का ही आइडिया है, लेकिन दो अलग अलग आइडिया. आज हम सिर्फ स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना? फिर से बताओ, मल्टीप्लीकेशन कितने तरीके का? मैट्रिक्स के केस में दो. क्या क्या? स्केलर मल्टीप्लीकेशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर मल्टीप्लीकेशन? नंबर इनटू मैट्रिक्स. एंड हाउ टू ऑब्टेन आंसर, ये इसको अप्लाई करने का रूल वगैरह क्या है वो मैं भी आपको 2 मिनट में दिखा दूं. एंड दूसरा वाला का नाम क्या था? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. उसका मीनिंग क्या है? एक मैट्रिक्स इनटू दूसरा मैट्रिक्स ही होना चाहिए. ठीक है, हाँ नहीं, ऑर्डर वगैरह का मैं बात करूंगा अलग से, उस पर अभी कुछ मत बोलो आप बस अभी सोचो कि स्केलर मैट्रिक्स मतलब नंबर इनटू मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मतलब मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स. उसका कंडीशन जब वो पढ़ेंगे तब देखेंगे. हाँ कर सकते हैं उसमें, लेकिन कुछ खास है मैं बताऊंगा बाद में आपको. अच्छा ये ठीक है, इसका क्या मीनिंग है पहले वो समझो. मान लो कि a इज इक्वल टू कहीं पर लिखा हुआ है 2 3 4 5, और आपको किसी ने कहा कि 7a का आंसर बताओ, तो 7 टाइम्स ऑफ आप क्या करोगे? 2 3 4 5. आई होप समझ में आ रहा होगा. और ये 7 प्यार से अंदर चला जाएगा और सब में बटेगा. क्या होगा बताओ? 14, फिर 21, 28 और 35. दिस इज द सिंपल आइडिया ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन. क्लियर है मेरे ख्याल में? लिखो, हेडिंग लिखना, स्केलर मल्टीप्लीकेशन. स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है. स्केलर मल्टीप्लीकेशन, इसमें लिखो इट मीन्स नंबर इनटू मैट्रिक्स. इट मीन्स नंबर इनटू मैट्रिक्स. नंबर इनटू मैट्रिक्स मतलब ये वाला बात था, नंबर मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स. ठीक है, ये एग्जांपल कॉपी कर लो. एक लास्ट क्वेश्चन ताकि आइडिया को स्ट्रॉन्ग कर लें. ये if 2x plus 3y is equals to this matrix and 3x plus 2y equals to this matrix, find the values of x and y matrix. ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं करता हूं, आप मुझे करते हुए अच्छे से देखो पहले, फिर आप कॉपी कर लेना. आइडिया वही बचपन वाला ही है जैसे करते थे हम लोग, लीनियर इक्वेशन सॉल्व मोटा मोटा उसी टाइप से करेंगे. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ? 2 3 4 0. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. और दूसरा वाला आपको दिया हुआ है कि 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू क्या? मेरे ख्याल में -2 2 1 और -5. और ये हो गया इक्वेशन नंबर. आई होप कि समझ में आ रहा होगा. मेथड ऑफ एलिमिनेशन रिकॉल करो आप. मान लो कि आपको x एलिमिनेट करना है, तो x एलिमिनेट करने के लिए कैसे आप प्रोसीड करोगे? सोचो, फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 3 से. तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 into 3, this will give us 6x plus 9y is equals to 3 into this whole. हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? 6 9 12 0. अभी हड़बड़ी में क्या होता है ना कि लोग ये वाला का तो ध्यान रख लेते हैं इसमें, लेकिन उनसे मिस्टेक हो जाता है. तो एक तो यहाँ थोड़ा अलर्ट रहना है आप. फिर सेकंड इक्वेशन को आई थिंक 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए. क्या हो जाएगा बताओ? 6x प्लस 4y, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे -4 और बोलो 4 और बोलो 2 और -10. चलेगा?
फिर क्या है कि एलिमिनेट करने के लिए सिंस इनका साइन सेम है तो आपको ऐड करना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? सब्ट्रैक्ट। तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और इसके बाहर भी एक और नेगेटिव, तो ये वाला कट गया अच्छे से। फिर 9 माइनस 4 का वैल्यू 5 हुआ है। यहाँ फिर से थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि इसके बाहर क्या पड़ा हुआ है, एक माइनस है, तो उसको लेते हुए काम करना है। इट इज गोइंग टू बी 6 माइनस माइनस 4, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 10। फिर से 9 माइनस 4, तो आई थिंक 5, 12 माइनस 2, आई थिंक अगेन 10, एंड 0 माइनस माइनस 10, तो आई थिंक 10। फिर इस 5 को धक्का मारोगे तो उधर जाके 1/5 बन जाएगा, अंदर घुसेगा तो सबको 5 से डिवाइड कर देगा, क्या आएगा बताओ? y इज इक्वल्स टू बोलो 2 1 2, ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? ये y आ गया आपका। y आने के बाद में किसी एक में डाल दो, इस मानो कि मैं इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा आई थिंक 2x प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 1 2 2 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 2 3 4 और 0। अच्छा, इसका मैं एक स्टेप थोड़ा कम लिख रहा हूँ, मतलब 3 अंदर घुसा दो और साथ ही साथ स्विच भी कर दो, तो क्या होगा? 2x इज इक्वल्स टू आई थिंक 2 3 4 0, और यहां से माइनस 6 3 6 6। सो 2x इज इक्वल्स टू आई थिंक 2 माइनस 6 कितना? माइनस 4, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 6 माइनस 2, एंड 0 माइनस 6 माइनस 6। सो x इज इक्वल्स टू 2 से डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा बताओ? माइनस 2 0, फिर आई थिंक माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही।